इस समय पार्क में उन जंग लगे झूलों के अलावा कोई नहीं होना चाहिए था जो हवा में चरमरा रहे थे। और उसे एक टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट के अलावा जो हर चीज को बीमार जैसा पीला दिखाती है। लेकिन वो वहां पेविलियन के नीचे पिकनिक टेबल पर बैठा था, अपने हाथों से जो भी कर रहा था उस पर पूरी तरह ध्यान लगाए हुए था। पहले तो मुझे लगा कि वो ड्रग्स बेच रहा है। जिस तरह से वो घबरा कर अपने कंधे के ऊपर से बार बार देख रहा था, उससे साफ लग रहा था कि वो कोई गैर कानूनी काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं करीब गया, मुझे एहसास हुआ कि वो एक छोटे से कटोरे में कुछ फेंट रहा है। उसने ऊपर देखा और हमारी आंखें मिली। ज्यादातर लोग पब्लिक में अजीब काम करते पकड़े जाने पर शर्मिंदा हो जाते हैं, लेकिन ये आदमी नहीं। वो ऐसे मुस्कुराया जैसे स्कूल के किसी पुराने दोस्त से मिला हो। बिल्कुल सही समय पर आए। उसने ताली बजाई। मैं बस सेरेमनी शुरू करने ही वाला था। मेरे अंदर से आवाज आ रही थी कि मुझे चलते रहना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल भी हानिकारक नहीं लग रहा था। एक अधेड़ उम्र का अजीब आदमी जिसने कार्डिगन पहना हुआ था, जो लगभग हर अमेरिकन डैड चर्च जाते समय पहनते हैं। सेरेमनी? मैंने पूछा, उसके और करीब जाते हुए। माचा सेरेमनी? इसके लिए दो लोगों की जरूरत होती है, वरना बहुत बुरी किस्मत होती है। उसने अपने सामने खाली बेंच की ओर इशारा किया। प्लीज, मैं इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा था जिसके साथ मैं शेयर करूं। मैं लेट हो रहा हूं, मुझे सच में घर जाना चाहिए यार। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई और उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। प्लीज, तुम नहीं समझते, मैं ये अकेले नहीं कर सकता। सेरेमनी साथ में करनी होगी, वरना मुझे माफ नहीं करेगी वो कौन? मैंने खाली पार्क में चारों ओर देखा, लेकिन हम बिल्कुल अकेले थे। एक छोटा कप माचा, उसने रिक्वेस्ट की। बस मुझे यही चाहिए। मैं रूड नहीं होना चाहता था। इसके अलावा वो कमजोर लग रहा था और उसे सच में किसी के साथ की जरूरत थी। मैं उसके साथ बैठ गया। बेंच ठंडी और गीली थी और हवा में जंग की बदबू आ रही थी, जैसे मुरझाए हुए फूल मेटल में भीगे हुए हों। उसने सारा सामान ठीक से रखा हुआ था। वहां एक बांस का विस्क, एक काला सिरेमिक कटोरा और पाउडर नापने के लिए एक छोटा सा स्कूप भी था। ये मुझे मेरी माँ ने सिखाया था। उसने फिर से विस्क करना शुरू करते हुए कहा। 23 साल तक हर सुबह हम साथ में माचा पीते थे। ये हमारी खास बात थी। क्या उनकी हाल ही में मौत हुई है? मैंने पूछा, पोलाइट होने की कोशिश करते हुए। 3 महीने पहले। उसका विस्क करना कभी नहीं रुका। कैंसर से मौत हो गई, लेकिन उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं ये सेरेमनी बंद नहीं करूं। यह परंपरा मेरे साथ खत्म नहीं होनी चाहिए, मार्कस, उन्होंने कहा था। वो उनके आखिरी शब्द थे। मार्कस। अब मेरे पास इस आदमी से आने वाली लगातार खराब वाइब्स के साथ एक नाम भी था। उसने फेंटना खत्म किया और ध्यान से माचा को 2 कटोरियों में बांट दिया। माचा बहुत ज्यादा चमकदार लग रहा था, काफी चमक रहा था। उसने एक कटोरी मेरी तरफ खिसका दी। एक साथ, उसने कहा, दोनों हाथों से अपना कटोरा उठाते हुए। 3 तक गिनने पर 1, 2। मैंने भी कटोरा उठाया। भाप से कड़वी मिट्टी जैसी गंध आ रही थी, जो मुझे बारिश के बाद की मिट्टी की याद दिला रही थी। 3। हम दोनों ने एक साथ घूंट लिया। जैसे ही मेरी जीभ से लगा, मेरी आत्मा कांप उठी। ये माचा नहीं था, इसका स्वाद जला हुआ था, जैसे आग के गड्ढे से खुरची हुई मिट्टी। मेरे दांतों में किरकिरापन लग रहा था, जबकि हैम चीज बर्गर मेरे पेट में गड़बड़ कर रहा था। मैंने उसे थूक दिया, खांसा और अपने मुंह से उस कड़वाहट को हटाने के लिए सब कुछ किया जो राख की तरह मेरे मुंह पर जम गई थी। जब मार्कस जोर जोर से हंसने लगा तो उसकी आवाज खाली जगह में गूंजने लगी। उसके कंधे हिल रहे थे और वो झुक गया था। अभी भी अपना कटोरा पकड़े हुए था, अपनी जीभ पर लगे किरकिरेपन से बेखबर। मैं उसे हैरान होकर देखता रहा। छी, इसमें क्या बकवास चीज थी? मैंने अपनी आस्तीन से मुंह पोंछते हुए कहा। जवाब देने के बजाय मार्कस ने एक डफल बैग में हाथ डाला जो मैंने पहले नहीं देखा था, और उसमें से एक पीतल का कलश निकाला, जैसे कि आप अंतिम संस्कार में देखते हैं। सामने एक छोटी सी पट्टी लगी थी जिस पर लिखा था, प्यारी माँ एमिली। वो हमेशा से सेरेमनी का हिस्सा बनी रहना चाहती थी, मार्कस ने हंसते हुए कहा। तो मैंने ये पक्का किया कि ऐसा हो सके, हर बार जब मैं माचा पीता हूं, हमेशा की तरह। मेरे मुंह का स्वाद अचानक बहुत खराब हो गया। मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ, लेकिन मेरे पैर कमजोर लग रहे थे। क्या तुमने उसकी राख डाल दी? ये क्या क्या तुम पागल हो क्या? मैं बहुत डेडिकेटेड हूं, मार्कस चिल्लाया, कलश का ढक्कन खोलते हुए। 23 साल हमने ये साथ में किया है यार, और अब तुम भी इसका हिस्सा बनोगे। उसने कलश को झुकाया और सीधे अपने मुंह में ग्रे राख डाल दी, जैसे वो कैंडी हो। वैसे ही चबाकर निगलने लगा। राख उसकी थोड़ी से नीचे गिर रही थी, जिससे उसका कार्डिगन
चौक जैसी धूल से भर गया। वो अजीब सी घुटन वाली आवाजें निकाल रहा था, लेकिन वो और मुट्ठी भर राख अपने मुंह में डालता जा रहा था। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है मामी, बहुत ज्यादा। वो मुंह भर भर कर खाते हुए हाँफ रहा था। मैंने अपना फोन टटोला। मेरे हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि मैं मुश्किल से 911 डायल कर पाया। मार्कस अब उल्टी कर रहा था। राख और थूक उसके मुंह से कोनों से झाग बनकर निकल रही थी। उसकी आंखें ऊपर चढ़ गई थी, सिर्फ सफेद हिस्सा दिखाई दे रहा था। 911, आपकी इमरजेंसी क्या है? रिवरसाइड पार्क में एक आदमी है। मैंने टेबल से पीछे हटते हुए फुसफुसाया। वो अपनी मां की राख खा रहा है, अब उसका दम घुट रहा है। हे भगवान, वो। मार्कस अचानक बिल्कुल शांत हो गया। एक पल के लिए मुझे लगा कि वो मर गया है। फिर उसने अचानक अपना सर ऊपर उठाया और वो अपनी राख से ढके दांतों को एक अजीब सी मुस्कान के साथ दिखाते हुए सीधे मेरी तरफ घूर रहा था। तुम्हारी बारी, उसने फुसफुसाया। मैं तुरंत भागा, लेकिन मुझे उसके पीछे आने की आवाज सुनाई दी। वो मेरा पीछा करते हुए सड़क की तरफ आ रहा था। पुलिस ने उसे कुछ देर बाद बेहोशी की हालत में पाया। जाहिर है वो कलश पकड़े हुए फिसल गया था और पिकनिक टेबल पर उसका सर टकरा गया था। उन्होंने कहा कि वो कोमा में था, कि चोट लगने से उसके दिमाग में सूजन आ गई है। उसकी मां की हाल ही में मौत हुई थी, ऑफिसर ने बताया। उसके पड़ोसियों ने कहा कि अंतिम संस्कार के बाद वो अजीब हरकतें कर रहा था। लगता है दुख लोगों पर अलग अलग तरह से असर करता है। मैं उस रात के बाद से चाय नहीं पी पाया हूँ। अब तो कॉफी का स्वाद भी राख जैसा लगता है। और कभी कभी जब मैं काम से देर रात तक घर लौटता हूँ तो कसम से मुझे हवा में वो मिट्टी जैसी मीठी खुशबू आती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मार्कस को उस पिकनिक टेबल पर अपनी विस्क और अपने कटोरे और अपनी भयानक मुस्कान के साथ बैठा हुआ देखूंगा, जो अपनी माचा चाय शेयर करने की कोशिश कर रहा होगा। आखिरकार इस सेरेमनी के लिए दो लोग चाहिए होते हैं। ऑफिस में सब लोग ब्रायन को माचा गाय के नाम से जानते थे। जब से उसने हमारी मार्केटिंग टीम ज्वाइन की थी, पिछले 3 महीनों में मैंने उसे एक बार भी खाना खाते या कॉफी के कप की तरफ देखते हुए नहीं देखा था। बस उस हरे पाउडर के अनगिनत मग जिन्हें वो अपनी डेस्क पर ही फेंकता रहता था। हमें लगा कि ये बस एक और वेलनेस का शौकीन है, जब तक कि ब्रायन पूरी तरह से कल्ट मोड में नहीं चला गया। वो मीटिंग के बीच में ही लोगों को टोकने लगा। माचा पीने वाले बेवकूफी भरी गलतियां नहीं करते। जब मैंने क्लाइंट डेक में एक स्लाइड में गलती की तो उसने ताना मारते हुए कहा, शायद अगर तुम कभी कभी डिटॉक्स करते तो तुम्हारा दिमाग सच में काम करना शुरू कर देता डैनियल। सारा ने कमरे की दूसरी तरफ से आंखें घुमाई। हम दोनों ब्रायन के सबकी चॉइस पर लगातार जजमेंट से तंग आ चुके थे। मैंने एचआर से शिकायत की, लेकिन उन्होंने कहा कि वो बस वेलनेस को लेकर पैशनेट है और वे उससे बात करेंगे और बस बात खत्म। ब्रेकिंग पॉइंट तब आया जब हम देर रात की शिफ्ट में थे। हम तीनों एक अर्जेंट प्रोजेक्ट खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। ब्रायन सारा और मेरे हर आइडिया को रिजेक्ट कर रहा था। तुम्हारी सोच साफ नहीं है, वो बार बार कह रहा था। ग्रीन टी दिमाग खोलती है, कॉफी दिमाग बंद कर देती है। कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम्हारा दिमाग इतना जाम है। जब वो आखिरकार रात 10 बजे के आसपास बाथरूम गया तो सारा ने गुस्से में मेरी तरफ देखा और कहा, मैं ये और 4 घंटे बर्दाश्त नहीं कर सकती डैन। तभी मेरी नजर माचा के डिब्बों के ढेर पर पड़ी, जो उसकी डेस्क पर घमंडी छोटे सैनिकों की तरह लाइन में लगे थे। और मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। क्या तुम वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूं? मैंने सारा से पूछा। चलो माचा प्रॉफिट को सबक सिखाते हैं। हमने उसके कीमती पाउडर के सारे डब्बे उठा लिए और उन्हें ऑफिस के बाथरूम में ले गए। जैसे ही मैंने पहला कंटेनर खोला और चमकदार हरे रंग का पाउडर टॉयलेट में डाला, सारा खुशी से हंसने लगी। बहुत ज्यादा सैटिस्फाइंग है ये, सारा खिलखिलाकर हंसी जब हमने उसके महीनों के महंगे कलेक्शन को फ्लश कर दिया और देखा कि टॉयलेट का पानी एक अजीब हरे रंग का हो गया। जब तक डब्बे खाली हुए, हम उसके कम से कम $300 के सप्लाई को बर्बाद कर चुके थे। हाँ, शायद अब वो माचा गॉड की सुपीरियोरिटी के बारे में चुप रहेगा, मैंने कहा जब हम अपनी डेस्क पर बैठ गए। 20 मिनट बाद ब्रायन अपने ब्रेक से लौटा और सीधे अपने माचा स्टेशन पर गया। मैंने अपने कंप्यूटर से देखा कि उसने अपना पहला डिब्बा उठाया और उसका चेहरा उतर गया। उसने दूसरा, तीसरा और चौथा डिब्बा भी खोल दिया। कुछ सेकंड के लिए वो उन खाली डिब्बों को ऐसे घूरता रहा जैसे वो इस बात का सबूत हो कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई है। वो कहाँ है? उसने दांत भींच कर कहा। मैं और सारा काम करते रहे, उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए। मेरा माचा कहाँ है? ब्रायन ने फिर से कहा, अपने दांत इतनी जोर से भींचे कि मुझे लगा कि उसके 1-2 दांत टूट जाएंगे। शायद वो खत्म हो गए हों, सारा हकलाते हुए बोली। मुझे आज सुबह ही 8 इंपोर्टेड सेरेमोनियल ग्रेड मिले थे। उसके हाथ सच में कांप रहे थे जब वो मेरे डेस्क की तरफ आया। तुमने मेरे माचा के साथ क्या किया? यार तुम ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो?
मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी भरी चाय की चीज़ों को क्यों छूऊंगा? क्योंकि तुम जलते हो। उसने ताना मारा। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें अपनी कॉफी से कभी भी वैसी एनर्जी, मकसद या ज्ञान नहीं मिलने वाला। ब्रायन, ये सिर्फ चाय है यार। मैं घबरा कर हंसा। शांत हो जाओ, ठीक है? हम तुम्हें और दिलवा देंगे। सिर्फ चाय? मैं लगभग उछल पड़ा जब उसने मेरा सिरेमिक मग उठाया और उसे जमीन पर फेंक दिया। माचा ही जिंदगी है, माचा ही चेतना है। उसके बिना सिर्फ अंधेरा और कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। सारा खड़ी हो गई, दरवाजे की तरफ पीछे हटते हुए बोली, ब्रायन शांत हो जाओ प्लीज। ये तुमने किया। उसने इल्जाम लगाया। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, महीनों की सफाई। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जब तुम ज्ञान के रास्ते में दखल देते हो तो क्या होता है। इससे पहले कि हम पलक झपकाते, ब्रायन ने एक कुर्सी उठाई और उसे खिड़की पर फेंक दिया। शीशा अंदर की तरफ टूट गया और नुकीले टुकड़े पूरे ऑफिस के फर्श पर बिखर गए। अलार्म सिस्टम बजने लगा। ब्रायन रुको, मैं चिल्लाया। थोड़ी देर हो चुकी थी। ब्रायन पहले ही टूटे हुई शीशे का एक टुकड़ा हाथ में लेकर मेरी तरफ भाग रहा था। उसकी आंखें बड़ी और पूरी तरह से बेकाबू थी। जैसे ही मैं बचा, सारा चिल्लाई और ब्रायन अपने डेस्क से टकरा गया। उसका कंप्यूटर मॉनिटर टुकड़ों में टूट गया। तुमने मेरे मंदिर को जहर दे दिया, वो चिल्लाया और कांच का एक और टुकड़ा उठा लिया। तुमने हर ज्ञान से मेरे कनेक्शन तोड़ दिया। इससे पहले कि हम दरवाजे तक पहुंच पाते, ब्रायन मेरी तरफ मुड़ा और उसने मेरे हाथ पर निशाना लगाया। कांच से मेरी स्किन कट गई और फौरन खून बहने लगा। जब मैं दर्द से अपना हाथ पकड़े खड़ा था तो वो घुटनों के बल बैठ गया और प्रार्थना करने लगा। मुझे माफ कर दो मेरे भगवान, इस पापी को उसका खून का बलिदान चढ़ावे के तौर पर स्वीकार करके माफ कर दो। वो आगे पीछे हिलते हुए प्रार्थना करता रहा। हम कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ भागे और दरवाजा जोर से बंद कर दिया और उसे रोकने के लिए कुर्सियां लगा दी। कांच की दीवारों से हम ब्रायन को ऑफिस में इधर उधर भागते हुए, खुद को थप्पड़ मारते हुए, अपने बाल नोचते हुए देख सकते थे, जैसे उसने अपनी सारी समझ खो दी हो। उसे एक और कुर्सी मिली और वो उसे कॉन्फ्रेंस रूम की खिड़की पर मारने लगा। हम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। भगवान नाराज है, उन्हें चढ़ावा चाहिए। मुझे तुम दोनों की बलि देनी होगी, मुझे देनी ही होगी। हमें पुलिस को बुलाना पड़ा। ब्रायन को काबू करने में 3 पुलिस वालों को लगना पड़ा क्योंकि वो उनसे लड़ रहा था और अभी भी चाय, सेरेमनी और मन की शुद्धि के बारे में बड़बड़ा रहा था और उसके हाथों और बाहों पर लगे कट से खून बह रहा था। ऑफिसर थॉमसन ने हमारा बयान लिया। हमने माना कि हमने माचा फेंक दी थी और हमने उम्मीद की थी कि शायद हमें वर्कप्लेस प्रैंक के बारे में लेक्चर मिलेगा। आपको पता है आप किससे डील कर रहे थे? एक गंभीर मानसिक बीमारी है जिससे आपने ट्रिगर किया। आपकी जान भी जा सकती थी। उन्हें ब्रायन के अपार्टमेंट में हजारों डॉलर का माचा का सामान, चाय से ज्ञान के बारे में डिटेल में लिखी जर्नल और इस बात के सबूत मिले कि वो महीनों से बहुत ज्यादा माचा पीकर खतरनाक मात्रा में कैफीन ले रहा था। थॉमसन ने समझाया। वो पाउडर ही था जो उसके साइकोसिस को स्टेबल कर रहा था। उसने कहा, जब आपने उसे हटा दिया तो आपने उसे असलियत से दूर कर दिया। ब्रायन को 6 हफ्ते साइकियाट्रिक कस्टडी में रखा गया। कंपनी ने सारा और मेरे लिए काउंसलिंग का खर्च उठाया, लेकिन मैं उसके इंसान की बलि के बारे में चिल्लाने वाली तस्वीर को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाया। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था जब उसने मुझे रूममेट एग्रीमेंट पर हरे रंग की इंक के अलावा किसी और इंक से साइन नहीं करने दिया। फिर भी मुझे कैंपस के पास एक जगह की बहुत ज़रूरत थी और हमारी छोटी सी कॉफ़ी शॉप मीटिंग में वेरा काफ़ी नॉर्मल लग रही थी। अपार्टमेंट बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं ढूंढ रही थी। 1 हफ्ते में मैं वहाँ शिफ्ट हो गई। पहली सुबह मैं किचन से आ रही एक अजीब रिदमिक आवाज से जागी। विस्क विस्क विस्क। वे अपने पजामे में ही बाहर निकल गई, ये सोचकर कि वो पैनकेक या कुछ और बना रही होगी। इसके बजाय वेरा काउंटर पर पूरी तरह से चुपचाप खड़ी थी। एक सिरेमिक कटोरे में सर्जिकल प्रिसिजन के साथ हरा पाउडर फेंट रही थी। मैंने उसे धीरे धीरे गिनते हुए सुना, 78, 79, 80। फिर उसने दोनों हाथों से कटोरा उठाया, प्रे करने की तरह अपना सर झुकाया और एक छोटा सा घूंट लिया। सुबह का रिचुअल। जब उसने मुझे घूरते हुए देखा तो वो हंसी। माचा मुझे जागने में मदद करता है। मैंने हंसकर टाल दिया और अपने कमरे में वापस जाकर अपने रिविजन करने लगी। 9 बजे तक चीजें और अजीब हो गई। मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा कि मेरी कॉफी मेकर अनप्लग थी और एक कैबिनेट के पीछे धकेल दी गई थी। वो चीज? जब मैंने पूछा तो वीरा ने कहा, मैंने उसे हटा दिया। उसकी गंध मेरे माचा प्रैक्टिस में दखल दे रही थी। दखल दे रही थी? लेकिन कैसे? वो रुकी, अपने माचा विस्क को ऐसे पकड़े हुई थी जैसे वो कोई पवित्र चीज हो। काफी दिमाग में गड़बड़ी पैदा करती है। माचा क्लैरिटी लाता है। मैंने मशीन को वापस प्लग इन किया और अपने रोज की सुबह की कॉफी बनाई। वीरा मुझे किचन की दूसरी तरफ से देख रही थी। उसकी आंखें मेरी हर हरकत पर थी। जब मैंने घूंट लिया तो वो साफ तौर पर चौंक गई।
अगली बार जब मैंने ब्रेक ली और बाहर निकली तो उसने 2 कटोरे निकाले हुए थे। मैंने इस बार ज्यादा बनाया है, उसने कहा, एक कटोरा मेरी तरफ बढ़ाते हुए। लिक्विड एक अजीब सा चमकदार हरा था, किचन की लाइट में और ज्यादा चमक रहा था। तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए डैनी, सच में ट्राई करो। मैंने एक पोलाइट घूंट लिया। इसका स्वाद घास के टुकड़ों में चौक मिलाने जैसा था। थैंक्स, लेकिन मैं कॉफी ही पीऊंगी। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। कॉफी जहर है, ये तुम्हें बेचैन कर देती है। माचा तुम्हें ठीक कर देगी। मुझे बेचैन रहना पसंद है, मैंने जवाब दिया, बात को हल्का रखने की कोशिश की। जब तक दोपहर हुई मेरी सारी कॉफी और कॉफी मेकर गायब हो चुके थे। जब मैंने उससे पूछा तो वीरा ने बेशर्मी से कहा कि उसने उसे कभी देखा ही नहीं। शायद तुमने उसे उन कचरे के डिब्बों के साथ रख दिया होगा, उसने उसी मीठी मुस्कान के साथ जवाब दिया। जब तुम खुद को धीरे धीरे कैफीन से जहर दे रहे होते हो तो याददाश्त भरोसेमंद नहीं होती। मैं फिर से किराए के लिए चीजें ढूंढने नहीं जाना चाहती थी। मैंने सोचा कि मैं बस उससे दूर रहूंगी और उसके बजाय एक नई मशीन ऑर्डर कर देती हूँ। वो कुछ घंटों बाद आ गई, लेकिन मेरे हाथ लगने से पहले ही वो टुकड़ों में टूट गई। मैं अपने कमरे में थी जब मैंने धमाके की आवाज सुनी। जब मैं बाहर निकली तो वीरा किचन टेबल पर टुकड़ों को करीने से एक सर्कल में सजा रही थी। वीरा, मैंने गुस्से में कहा। बैठो, उसने अपनी सामने वाली कुर्सी पर हाथ फेरते हुए कहा। हमें बात करनी होगी। मैंने टूटी हुई कॉफी मेकर पर एक नाराज नजर डाली और बैठ गई। कॉफी को लेकर तुम्हारा ये जुनून सेहत के लिए अच्छा नहीं है डैन। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम क्या मिस कर रही हो। उसने टेबल के पास उस पर हाथ बढ़ाकर मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं तुम्हें साफ साफ देखने में मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, दुनिया को हरे रंग से देखने में। मैंने अपना हाथ छटक लिया। तुम पागल हो, मैं यहां से जा रही हूं और मैं तुम पर केस करूंगी। तभी उसका असली चेहरा सामने आ गया। वीरा बहुत गुस्से में थी और एक ऐसे बच्चे की तरह लग रही थी जिसका पसंदीदा खिलौना छीन लिया गया हो। तुम नहीं जा सकती, उसने फुसफुसाते हुए कहा, खासकर तब जब मेरी माचा परी ने तुम्हें अपना लिया हो। मैं अपने कमरे में जाने के लिए खड़ी हुई, लेकिन वो मुझसे तेज थी। उसने मेरी लटकती हुई बाली पकड़ी और जोर से खींचा। मेटल मेरे कान के लोब से फट गया और मुझे अपनी गर्दन पर गर्म खून बहता हुआ महसूस हुआ। अब मेरा ये क्या? उसने मुझे इतनी जोर से दीवार से धक्का दिया कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैंने कहा तुम माचा पियोगी, समझी? तुम वही देखोगी जो मैं देखती हूँ, तुम वही समझोगी जो मैं समझती हूँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसका चेहरा मेरे चेहरे से कुछ इंच दूर था। मुझे छोड़ दो, मदद करो, कोई मेरी मदद करो। वो मुझे स्टोव की तरफ खींच कर ले गए, जहाँ हरी चाय का एक बर्तन उबल रहा था। लिक्विड पहले से ही ज्यादा गाढ़ा था और सतह पर एक तेल की परत थी। ये एक स्पेशल पैच है, उसने इसे कटोरे में डालते हुए कहा। ये तुम्हें बदलने में मदद करेगा। चाय बहुत ज्यादा गर्म थी। जब वो उसे मेरी तरफ ला रही थी तो मुझे उसमें से भाप निकलती दिख रही थी, लेकिन मैं आखिरी सेकंड में हट गई और पूरा कटोरा लिक्विड मेरे बाएं हाथ पर गिर गया। दर्द बहुत तेज था, जैसे किसी ने मेरी स्किन पर गर्म इस्त्री रख दी हो। मैं चिल्लाई, अपने जले हुए हाथ को पकड़कर, और इससे उसके अंदर कुछ और भी टूट गया। वो शांति से चाकू रखने वाली जगह पर गई और मांस काटने वाला चाकू निकाल लेकर आई। ये 10 इंच का शेफ का चाकू था, जिसका किनारा बहुत तेज और घुमावदार था। अगर तुम इसे अपनी मर्जी से नहीं पियोगी, उसने अपने अंगूठे से चाकू की धार चेक करते हुए कहा, तो शायद मुझे तुम्हें दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। नहीं, प्लीज वीरा, प्लीज। वो मुझे सुन नहीं पा रही थी। उसने चाकू अपने सर से ऊपर उठाया और आगे बढ़ी, लेकिन गुस्से में वो अपने पैरों के नीचे गिरी हुई माचा चाय के बारे में भूल गई थी। उसके स्नीकर्स चिकनी टाइल पर फिसल गए और उसके पैरों के नीचे से निकल गए। वो पीछे की ओर गिरी और उसका सर किचन के फर्श पर इतनी जोर से लगा कि टाइल टूट गई। चाकू फर्श पर फिसल कर रेफ्रिजरेटर के नीचे चला गया। वीरा हिली नहीं। शायद 30 सेकंड तक मैं बस वहीं बैठी रही। खून बह रहा था और चला हुआ था। उसकी बेजान बॉडी को घूर रही थी। उसके सर के नीचे खून की एक पतली लाइन जमा हो रही थी, जो गिरी हुई हरी चाय के साथ मिलकर एक अजीब भूरा रंग बना रही थी। मुझे याद है कि मैंने कांपते हाथों से 911 पर कॉल किया था। पहले पैरामेडिक्स आए, फिर पुलिस आई। उन्होंने वीरा को स्ट्रेचर पर लेटाया। वो सांस ले रही थी लेकिन बेहोश थी। उसकी खोपड़ी के पीछे एक बड़ा सा गांठ था। एक ईएमटी ने कहा कि शायद ब्रेन ब्लीड हो सकता है। जब वो हॉस्पिटल में उठी तो पुलिस ने उस पर हमला करने का चार्ज लगाया, लेकिन मैं उसी दिन वहां से चली गई और जरूरत पड़ने के अलावा किसी भी और वजह से मैंने केस को फॉलो नहीं किया। मैं अब चाय या कॉफी नहीं पीती, बस उल्टी के बिना मैं ये पी ही नहीं सकती।